आप जानते हैं कि बजट का बड़ा इंतज़ार होता है। जैसे एक खातून को घर के बजट की बड़ी टेंशन होती है, तो ये जो मुल्की बजट होता है ये बड़ा डिपेंड कर रहा होता है आपके घरेलू बजट पर भी। 18,900 अरब रुपए हुजम का ये बजट पेश किया गया है, जिसमें जीडीपी ग्रोथ 3.6% जिसका टारगेट रखा गया है। मज़ीद जब वज़ीर ख़जाना ये बात कर रहे थे तो उनका ये भी कहना था कि एक साल के अंदर बहुत सारे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे मौशी लिहाज से वो गवर्नमेंट ने किए हैं। साथ में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की जो बारहा दोहराई भी जाती है कि हमें बजट सेक्टर में ख़ासतौर पर मईशत के सेक्टर में बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है। वो टैक्स का सेक्टर है जिस पर उन्होंने खुद भी बात कर दी कि एफबीआर के हवाले से अब उनके बजट का हुजम भी बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ वो ये भी कोशिश करने जा रहे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर में जो ज़रूरी इस्लाहात हैं ख़ासतौर पर एफबीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटलाइजेशन की भी उन्होंने बात की। साथ उन्होंने और भी बहुत सारे ऐसे मंसूबे जिन पर पावर सेक्टर के हवाले से उनकी जो इस्लाहात हैं, निजकारी के हवाले से जो उन्होंने बात की। अब ये सारे सिनेरियो में हम अपनी इस खुसूसी जो बजट की ट्रांसमिशन एक्सपर्ट्स में जो बात करने जा रहे हैं कि ये जो बजट की खदोखाल है ये बेसिकली है क्या, एक आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग में कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जो महंगी होने जा रही हैं और सस्ती होने जा रही हैं। अगर कुछ इस पर थोड़ी सी अगर हम नज़र भी डालें तो जाहिर है बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें जीएसटी का बढ़ना, लेवी का इजाफा 20%, तो ये जाहिर करता है कि आम आदमी को इसमें खुश नहीं होना चाहिए। मेहमान मौजूद हैं, अयाज खान साहब हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में हैं, इलियास साहब हैं, शहबाज राना साहब जिन्हें आप अभी सुन भी रहे थे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे ताकि हम आप तक ये पहुंचा सकें कि इस बजट को अगर आसान अल्फाज में हम समझें तो क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। शहबाज राना साहब बहुत शुक्रिया। अभी आप बात भी कर रहे थे, जाहिर है ये बहुत अर्ली है कि ये प्रिडिक्ट कर लिया जाए कि क्या चीज़ सस्ती होने जा रही है और क्या महंगी होने जा रही है। हर साल जब मैं भी बजट ट्रांसमिशन के हवाले से यहाँ पर बैठी होती हूँ तो ये लफ्ज़ ज़रूर बोला जाता है और कहा जाता है ये बड़ा गोरख धंधा है डिजिट का, और बड़े खूबसूरत अंदाज में वज़ीर ख़जाना जो भी होते हैं वो हमारे सामने रख देते हैं। तो क्या आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए शहबाज राना साहब, क्या महंगा क्या सस्ता, और बजट की अगर खदोखाल की बात की जाए तो आप उसको किस तरह से रिव्यू करते हैं शहबाज साहब? देखिए, अभी इस पे हम डिटेल में जब भी बात कर रहे थे तो अभी तक तो चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो तो महंगाई वाली ही आ रही हैं, जिसमें पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हो गया है। ऑडियो बढ़ा दीजिएगा। पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों के ऊपर जो नए टैक्सेस लगे हैं, सीमेंट के ऊपर टैक्स लग गया है, जो गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस में रद्दोबदल किया गया, इजाफा हुआ है। मोबाइल फ़ोन उनके ऊपर जो टैक्सेस हैं उसमें इजाफा हुआ है। तो ये वो जो आपकी ड्यूरेबल चीज़ें हैं उसके ऊपर इजाफा है। अभी जो कुछ चीज़ें जो भी कुछ देर में सामने आ जाएंगी, कुछ ऐसे भी प्रपोजल थे कि जिसके बारे में अभी हम हाथ में बात नहीं करते, कि दूध जो है वो आपके डिब्बे का जो दूध है उसके ऊपर भी 18% जीएसटी शायद लग गया हो, उसकी डिटेल अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएगी। और बाकी जो अशिया हैं जिनके ऊपर छूट थी, मेडिकल आलात थे, मेडिसिन थी, खासतौर पर जो अद्वियात, उसके ऊपर भी प्रपोजल था 18% जीएसटी लगाने का। ये वो सारी चीजें जो अभी तक महंगी हुई है। सस्ती इस वक्त मुझे लग रहा है कि सिर्फ और कुछ मुझे अभी तक सस्ता इस बजट में नजर नहीं आ रहा। असल जो चीज होती है, जो असल बजट होता है वो फाइनेंस बिल होता है। बिल्कुल, वो अभी थोड़ी देर में उसकी डिटेल सामने आएगी। तो अच्छा शहबाज राना साहब, ये अब आईएमएफ, जाहिर है हमारी मजबूरी है आईएमएफ, और खुद इक़्तिसादी सर्वे में वज़ीर ख़जाना ये फरमा चुके हैं कि प्लान बी भी है और बड़े अच्छे हमारे उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। चले, हमें तो ये भी लगता है कि ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में जो मौशी क्राइसिस है इसमें आईएमएफ का बहुत बड़ा सहारा है। ये सवाल तो करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा कि आईएमएफ से कब जान छूटेगी। आपके ख्याल में ये जो आईएमएफ का बजट है, कहा यह जा रहा है, जो ऑपोजिशन का भी स्टांस आ रहा है कि लैक ऑफ लॉजिक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वाकई वजीर खजाना साहब ने लॉजिक्स को मद्देनजर नहीं रखा? क्योंकि वो बार बार एक ही बात तो उन्होंने रिपीट की है कि महंगाई का बड़ा इशू है, आम आदमी का दर्द है, प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिले, तो लैक ऑफ लॉजिक कह सकते हैं हम इस बजट को? देखिए, चाहत में और करने में बड़ा फर्क होता है। चाहत तो हम सब की है कि हम बड़े अच्छे काम करें, लेकिन हम कर नहीं पाते। इनकी चाहत को मुझे प्रैक्टिकलिटी उस वक्त मुझे तब्दील होती हुई नजर आती जब ये आज 10 वजारतों को बंद करने का ऐलान करते। आज ये ऐलान करते कि जो हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात हैं उसमें हम इतने फीसद कमी कर रहे हैं, 20-30%। अभी जो उन्होंने हमें बजट दिया है वो 30% इजाफे का बजट, जिसमें एक बहुत बड़ा गोल। वो कह रहे हैं वफाकी हुकूमत के जो वसाइल हैं, जाहिर है उस पर भी गौर करेंगे, तजवीज़ है कि उसके किस तरह से कम किया जा सकता है। तो जब वो गौर करके उस पर किसी नतीजे पे पहुंच जाते तो हम पे नए टैक्सेस लगाते थे। उनको हम पे नए टैक्स लगाने की जल्दी आज थी, इस पे तो उन्होंने गौर करते हुए कोई टाइम नहीं मांगा हमसे। उन्होंने तो कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कफायत शारी के हवाले से एक कमेटी
जो है वो बना दी है। तो वो जो कमेटी है वो कहते हैं जिनका काम जारी है, कंसल्टेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। जी जी शहबाज साहब, एक तो वो कमेटियां कुछ ऐसी होती हैं जो डलती हैं निकलती नहीं होती, ये वही कमेटी होती है अयाज खान। अच्छा, दूसरा मुझे एक अगर इसको मुख्तसर कहा जाए तो तमाम टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म कर दी गई इसमें, ये ठीक है? मेरा ख्याल है कि तमाम टैक्स एग्जम्पशंस सिवाय उनके जो कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर हैं कुछ, और उसके अलावा जो पाकिस्तान के कोई मुआहदे हैं जैसे सीपैक से रिलेटेड मुआहदा है या कोई और सॉवरेन एग्रीमेंट है आपका, उसके अलावा बाकी सारी जो एग्जम्पशंस थी 5वें शेड्यूल में जिसमें 0 रेटिंग है, तो उसके अंदर दूध वाली एग्जम्पशन भी शामिल है, जो कि वजीर खजाना ने उस तरह अपनी तकरीर में तो नहीं कहा। अगर उन्होंने ये बोला है, जो कि आप सब ने सुना होगा, कि 5th और 6th शेड्यूल के एग्जम्पशंस और छूटें हम खत्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर बाकी सारे एग्जम्पशंस खत्म हो गई हैं। कुछ उन्होंने साथ ये भी कहा कि जिन अशिया के ऊपर रेट्स कम थे उनके रेट्स भी बढ़ा दिए हैं। वो 8वां शेड्यूल है जिसमें और ज्यादा बड़ी चीजें जैसे अद्वियात 8वें शेड्यूल में कवर होती हैं और सारी चीजें हैं। तो अभी तक फ्रैंकली याज खान साहब दुआ, मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं जिसके ऊपर मैं कह सकूं हाँ इसकी कीमत कम हो गई है। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि प्रिंट चूंकि पहले ही बड़ी मुश्किल में है, उसको मजीद बर्बाद करने की कोशिश की गई है। जो उस पे पेपर पे जो लगा है टैक्स, इसका मतलब है कि न्यूज प्रिंट और महंगा हो जाएगा और हमारे लिए प्रिंट की मुश्किलात और बढ़ेंगी। ये बात ठीक है? अयाज खान साहब, आप एक माशाल्लाह अखबार के एडिटर, आप इतने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, तो हुकूमत क्यों आपको कस्टम ड्यूटी जो है वो आपके लिए कम करे और क्यों ना वो कस्टम ड्यूटी बढ़ाए? तो आजकल तो हाल यही है जो काबू ना आए। बल्कि इसके अंदर एक और भी खबर थी जो आप लोगों ने शायद उस तरीके से पिक ना की हो या कुछ लोगों ने कर ली हो, जो वजीर खजाना ने बोला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो बता रहे थे कितने अरब उसमें वो रखे हैं, मुख्तस किए गए हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के लिए 20 अरब रुपया रखा है हमने। ये बेसिकली सोशल मीडिया फायर वॉल के लिए 20 अरब रुपया रखा गया है। तो आपका कागज भी हम महंगा करेंगे और आपको हम सोशल मीडिया पे बोलने भी नहीं देंगे याद खान साहब। और हद के इज्जत कानून भी इसीलिए हमने बनाया, अल्लाह के फजल से। और आप इस वक्त बैठे भी लाहौर में, जरा एहतियात से बात कीजिएगा। सही है। अच्छा, हमारे साथ अभी किसान फाउंडेशन से भी हमें ज्वाइन किया है महमूद अल हक बुखारी साहब। मैं आपकी इजाजत चाहूंगा मेरी। जी जी बिल्कुल। जी जी शहबाज साहब, मैंने कहा मैं आपसे इजाजत लूंगा मेरी। अच्छा ओके, मैं आप ठीक है जी, हम आपको रोक सकते हैं, जाहिर है आपके काम है, तो डेफिनेटली अगर हम दोबारा आपको जहमत भी देंगे। वो जो कह रहे थे ना मुश्किलात पेश जी, वो इसीलिए शायद सबसे ज्यादा रोल ये शहबाज राना साहब का। एग्जैक्टली। अयाज साहब, अभी जिस तरह हम अब बता भी रहे शहबाज राना साहब, तो अभी इनिशियली ये नहीं कह सकते कि कोई खुशखबरी है आम आदमी के लिए, टैक्स की जो स्लैब है, हाँ जो एक डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, कुछ इस्लाहात की बात करें, कुछ पॉजिटिव भी था उनकी स्पीच में बहुत, अगर प्रैक्टिकली उस पर अमल हो जाता है। तो आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? अगर अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आपके ख्याल में ये क्या एक वो कहते हैं ना कि बैलेंस बजट है, आम आदमी का बजट है, अशराफिया का बजट है, क्या कहेंगे आप इनिशियली? ये कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये IMF का बजट है। पीपल्स पार्टी वाले जब एहतजाज कर रहे थे कि हमसे मशवरा नहीं किया गया, उनको ये एहसास होना चाहिए था कि शायद जो रूलिंग पार्टी है उससे भी मशवरा नहीं किया गया। जो IMF की डिमांड्स थी, बेसिकली IMF से किस्त लेने के लिए ये बजट है, इससे हटके तो कुछ नहीं। प्रिंट का मैंने आपको बता दिया कि न्यूज़ प्रिंट महंगा होने जा रहा है, प्रिंट के लिए और मुश्किलात, अखबारात के लिए, रसायल जरायद सब के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली है। वो जो उन्होंने 18% GST की बात हो रही है, मेरे लिए हर चीज़ महंगी होने वाली है। बड़ी अच्छी बात है, आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया, मिनिमम वेज 36,000 कर दी, लेकिन आप बाकी जो मतलब मैं तो सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, आप सरकारी मुलाजिम नहीं है, हम जो यहाँ बैठे हुए हैं हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हमारे लिए सिर्फ महंगाई है ना। महंगाई तो उनके लिए भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और पेट्रोल पे ज़ाहिर लेवी लगने जा रही है तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा। उसके साथ आपको पता है हर महीने कोई, ये पहला मौका है कि दो दफ़ा आपको वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस एडजस्ट हो रहे होते हैं आपके बिल में, और अब तो लेवी वैसे भी 20% बढ़ गई है। तो लेवी जहाँ लग जाती है आपको पता है फिर मामला तो खराब हो जाते हैं ना। हालांकि वो हम बचपन में वो जो पतंग होती थी उस पर लेवी लगाया करते थे, जो अगर वो थोड़ी बहुत फट जाती थी तो वो अच्छे उसके नताइज मिलते थे, लेकिन ये लेवी बर्बाद करने वाली है, ये उड़ती हुई पतंग को नीचे गिराने वाली है। और ये तकरीबन जो पहले 60 पड़ती थी 60 रुपए, अब ये 80 पड़ेगा। इलियास साहब, ये जो तनख्वाहें सरकारी मुलाजमीन की बढ़ा दी गई हैं, अब ये भी बड़ा इलॉजिकल
पॉइंट लग रहा है, क्योंकि जाहिर है माहिर मईशत के मुताबिक कि अगर ये 10,000 अरब रुपए का इम्पैक्ट आएगा सूबों को मिलाकर तनख्वाहें बढ़ने के बाद, तो ये काफ़ी बड़ा इंक्रीज़ है, तो प्रैक्टिकली तो ये भी नामुमकिन है। आपके ख्याल में IMF का बजट तो है, डेफिनेट है, क्या कोई आम आदमी, क्योंकि बार बार वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि आम आदमी का दर्द है, उन सबको है और वो कोशिश भी कर रहे हैं, तो आप क्योंकि चूंकि इस गोरख धंधे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं, तो देखने वालों को बताइएगा क्या वाकई आम आदमी इससे फ़ायदा उठाने जा रहा है या नहीं? देखिए, आम आदमी को जो इन्होंने कीमतों जो बजट तनख्वाहों में इजाफा किया है उसका इम्पैक्ट तो इतना ज़्यादा नहीं पड़ने लगा, क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन आप देख लें 36% थी, 40% थी, जो भी है, जो भी आप देख लें, इनकी जो इन्फ्लेशन को जिस तरह काउंट करते हैं, जिस तरह इसको देखते हैं, ये वो हट के है उसके, क्योंकि जो बास्केट इन्होंने बनाई है उसमें जो चीज़ें रखी गई हैं वो हट के हैं इसमें, उसमें पेट्रोल भी नहीं है, ना LPG वगैरह दूसरी चीज़ें नहीं रखी गई, उसमें दूसरे वो आइटम्स रखी गई जिसकी इतनी ज़्यादा वेटेज नहीं है। तो ये वो जो जिस तरह काउंट करते हैं वो उसके हट के, और इसमें बेस ईयर भी इन्होंने पुरानी रखी हुई है, मेरे ख्याल 90s की रखी है। तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन जो इस वक्त जो बढ़ी है वो आम आदमी को इससे कोई रिलीफ नहीं मिलने लगा, इतना ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलने लगा। ये वो कहते हैं ना, ऊँट के मुंह में ज़ीरा के बराबर है, तो वो सारा सिलसिला है, तो इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट तो पहले ही कोशिश करी कि मार्केट में जो है, जो रुपया है उसकी सर्कुलेशन कम किया जाए ताकि इन्फ्लेशन को किस तरह करे। इसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा जो रखा हुआ है आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाया हुआ है, ताकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा, ना ही कोई पैसे बैंक से लेगा, ना वो पैसे इस्तेमाल करेगा। अब ये ज़्यादा ये इसलिए जो 20%, 22%, जो 15%, 25%, 20% का रखा है, जो बड़ी सैलरीज वगैरह हैं, तो उसका ये इन्होंने कोशिश की है कि जो इनको ज़्यादा कम से कम पैसे दिए जाएं, ताकि अब ये भी पता नहीं कोई बीच में माजी का जो हॉक्स हैं वो शामिल कर दिए जाएं, तो इनको ताकि पैसे कम से कम दिए, और इन पर जो बोझ है, जो 1,000 अरब रुपए का बोझ पड़ता है, जो पेंशन का 900 समथिंग 960 अरब रुपए का, और इसी तरह जो इनको पड़ता है, तो वो कम से कम पड़े प्रेशर, क्योंकि पैसा जो सर्कुलेशन में आए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की गैप जो होगा उससे इन्फ्लेशन वगैरह जो होती है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इससे जो लोगों को देखें आप, बिजली के बिल दे देंगे 3 महीने में लोग 60-70% अपनी सैलरी का लोग बिजली के बिलों में देते हैं। इसी तरह गैस के बिलों जो इंक्रीज कर दिए, बच्चों की जो फीसों की मद में, इसके आप देख लें ट्रांसपोर्टेशन का कितने चार्जेस होते हैं। आप देख लें लाहौर में तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, जो भी कोई बाहर जाता है उबर वगैरह या जो कोई बड़ी करा के टैक्सी वगैरह करा के जाता है, तो उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सही। तो इसी तरह जो लोगों की जो सैलरी है उसमें बचत तो इनमें तो पहले ही नहीं है, तो इसमें उसको ज़्यादा कोई देखने में नहीं आ रहा कि कोई बचत होगी उनको, क्योंकि हमारे यहाँ मुल्क में बचत का रुझान भी सबसे ज़्यादा कम है। सही है, और वो सिर्फ घरों में ओवरऑल भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। शकील रामिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसान फाउंडेशन से हमें ज्वाइन किया है महमूद अल हक बुखारी साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। शकील रामिद साहब, मैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर उसके बाद मैं दीगर मेहमानों को शामिल करूँगी, किस तरह से एलैबोरेट करेंगे, क्या है ये बजट, किसके लिए है ये बजट? शकील रामिद साहब, इस बात का जवाब देने से पहले मैं आपके साथ एक फैक्ट शेयर करता हूँ। जी। लास्ट ईयर जो कि गुजरा है अभी, उसमें हुकूमत ने 120 बिलियन रुपीस की टैक्स कंसेशन दी है इनको, यानी कि टॉप ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस को, उनकी पर्क्स पे टैक्स छोड़ के। आप इससे इमेजिन करें, ये सिर्फ जो उनको पर्क्स मिलती हैं ना, जिनको टॉप ब्यूरोक्रेट्स को, जजेस वगैरह को, उन पे जो टैक्स कंसेशन है वो है 120 रुपए की, 120 बिलियन की। अब ये सोचिए उनको पैसा कितना मिला, पर्क्स कितनी मिली होंगी जिसपे कंसेशन इतनी है। अब क्या इन कंसेशंस को ख़त्म करने की कोशिश हमें नज़र आती है इस बजट में? फिलहाल मुझे तो कोई नज़र नहीं आती। अभी बाकी तफसील जब आएगी तो फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। फिलहाल वो कह तो रहे हैं, लेकिन जाहिर है ये थोड़ा एक्सपेंड करता है जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं, बट वो ये कह रहे हैं कोई कमेटी बनाई जाएगी जो इन सारी चीज़ों को जी ओवरव्यू करेगी। शकील साहब, अब उस कमेटी में भी लोगों को मजीद पैसे दिए जाएंगे कि आप ये काम करें, बाहर दी एंड वो कहेंगे जनाब ये बड़ा मुश्किल टास्क है, इसको ख़त्म कर दें। ये रिफॉर्म्स को जो किए जाते हैं ना, हर दफ़ा हम करने लगे हैं, ये कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जो बात वहीं की वहीं खड़ी है। अब देखें, जब तक आप बेसिक डिसीजन नहीं लेते, जिसको हम कहते हैं सख्त फैसले, वो नहीं लेते तब तक कुछ नहीं होने वाला। हमारे हमने जो सख्त फैसले डिफाइन किया वो ये किया हुआ है कि बिजली के बिल बढ़ा दो गरीब लोगों पे, गैस का बिल बढ़ा दो, पेट्रोल का बढ़ा दो, ये हो गए सख्त फैसले। अब जो उनके क्या कहते हैं कि जब एलीट की बारी आती है तो वहाँ वो कुछ नहीं करते, वो अपनी तनख्वाहें भी बढ़ा लेते हैं, अपनी मराहत भी बढ़ा लेते हैं,
अब इतने बड़े क्राइसिस के दरमियान जब मुल्क गुजरा है तो आपको ऐसी हैं जो वो नई गाड़ियां खरीदते हुए नजर आएंगे 100 की तादाद में, तो वहां पर वो नहीं लग रहा कि जहां पर लगने का बात होती है। दूसरी बात, अगर किसी मुल्क की आपने ग्रोथ ड्रिवन करनी होती है तो आपको प्रोडक्शन सेक्टर को उसको पुश देना पड़ता है। प्रोडक्शन सेक्टर होता है आपका एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, जो मेजर 2 प्रोडक्शन सेक्टर है ना इनको। अब लास्ट ईयर में हम देखें तो हमारी जो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो -1 है उसकी ग्रोथ, और टेक्सटाइल जिसको हम बड़ा सेलिब्रेट करते थे जनाब, जो बहुत बड़ी है, उसकी -8.3 है जी। अब ये देखें ना, जैसे जो उसको जाने कि अब टैक्स को सब्सिडी नहीं देते, जहाँ उनको पैसे बिलियंस ऑफ रुपीस नहीं देते टेक्सटाइल को, वो कुछ भी नहीं कर पाती, उसके पास तो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो कर सके। जब उनको पैसा मिलता है तो आप ऑफशोर कंपनियां नजर आती हैं, पैसे वहीं के वहीं रह जाते हैं। कभी आपको दुबई लीक्स, कभी आपको विकी लीक, कौन कौन से लीक्स की बात करेंगे आप, या पाकिस्तानियों का नाम नहीं है। जब उनको सब्सिडी भी देते हैं तो पैसा बाहर चला जाता है। हम जब बाहर जाते हैं लोगों से बात करते हैं कि जनाब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, या उनको कन्विंस करते हैं, वो एक ही सवाल पूछते हैं, जनाब आपकी एलीट कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, आपके जो कि हुक्मरान हैं वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका मुल्क का सिस्टम इतना ही अच्छा है तो आपके मुल्क के हुक्मरान क्यों पैसा बाहर लेके जाते हैं, पहले उनको बताएं फिर हमारी तरफ आए। जाके पुश की बात कर रहा था, प्रोडक्शन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ हमने सतीली माँ को भी ना 100 से मल्टीप्लाई कर ले, वो सलूक करते हैं हम। हम एग्रीकल्चर को देखें, अब इनको इनपुट से शुरू हो जाए, खाद जब लेनी होती है तो किसान जूते खा के खाद लेता है। ये कितनी में हमारी, यानी कि मैं तो बड़ा शेम है, शर्मिंदगी है ये हमारे लिए कि जो बंदा हमारे मुंह में नवाला डालता है हम उसको इस तरह धक्के देते हैं। फिर जब वो सारा कुछ खा लेता है बेचारा, मार खा खू के भी सारा कुछ करके अपनी फसल लेके आता है, तो हम कहते हैं अब इतनी कीमत हम आपको देंगे। हम कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट ही नहीं करते कि उसकी कास्ट कितनी आई है। अक्सर ये होता है कि अगर कास्ट 1000 रुपये आई है तो हम उसको कहते हैं 700 रुपये बेच दो। जब उसने इनपुट लेनी होती है तो हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस हैं जनाब, आप मार्केट आए, हम लिबरल इकोनॉमी है तो मार्केट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब उसने अपनी प्रोडक्ट बेचनी होती है हुकूमत बाज जनाब इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो ये दोगलापन है। दूसरा जो इंडस्ट्री है उसमें यानी कि देखिए हमने SIFC को बनाया कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट ठीक करेंगे, और उसकी वजह से फिर हमारा क्या कहते हैं कि हमारा यानी कि इंडस्ट्री आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी। अनफॉर्चुनेटली कि जो प्रॉब्लम थे वो सारे SIFC में भी है। सही। मतलब ब्यूरोक्रेसी प्रॉब्लम था, SIFC को ब्यूरोक्रेसी डोमिनेट कर गई। आप कहते थे जनाब कि उसमें डेट टैपिज्म खत्म करेंगे, SIFC सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटेशन सेंटर है, इसके पास कोई ताकत नहीं है कोई डिसीजन कर सके, कोई इंप्लीमेंट कर सके। असल तो मसला यहीं पर आता है, असल मसला यहीं पर आता है। आप बहुत सारी इस्लाहात की भी बात करते हैं, जब प्रैक्टिकली आप उनको एक्सरसाइज ही नहीं कर पाते तो फिर वो इन इस्लाहात का फायदा। अच्छा, जो इस्लाहात मौजूद हैं, यानी जो हमारे सिस्टम में कुछ अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, खासतौर पर जब हम मईशत की बात कर रहे हैं, तो हम अनफॉर्चुनेटली उनको भी उस तरह से प्रैक्टिसाइज नहीं कर सकते हैं, और फिर हम हर नए साल में यही बात कर रहे होते हैं जी पावर में। ये बिजली चोरी को ही ले लें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर वाक़ईतन काबू पाना चाहिए लेकिन नहीं पाया जा सका। इसको कंटिन्यू रखेंगे, अभी एक क्विकली ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बजट 2024-25 वज़ीर ख़जाना ने पेश कर दिया, उस पर हम बात करें। आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, अपोजिशन ने भी एहतजाज किया, फिर वो मान भी गए, और अभी तक भी यही खबरें हैं। ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और कुछ पार्लिमानी लीडर्स वहाँ नहीं बैठे। आपके ख्याल में, एक तो ख़ास तौर पर बजट के हवाले से क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम है, क्या आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं, क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? जी चलें आमिर साहब, पॉजिटिव चीज़ें आप पर हैं। ख्वाहिश होती है हर बंदे की कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक सवाल भी करे और जवाब भी सुने, ये तो बात है। मैंने 1992 में 29 मई को पहली दफ़ा बजट सुना भी और रद्द अमल भी लिया, और तकरीर के बाद मैंने नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और लियाकत बलोच का सबसे सख्त रद्द अमल भी सुना, और आज तक यही काम चल रहा है मुसलसल, इसमें कोई कमी बेशी नहीं हुई। देखिए, आपको बताऊं कि तमाम जो गाड़ियां जिन पे टैक्स था पाकिस्तान में बनने वाली, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि लग्जरी गाड़ियों पे भी लग गया, इलेक्ट्रिक पे भी लग गया, हाइब्रिड पे भी लग गया, बहुत अच्छा किया। जो बड़ी महंगी गाड़ी खरीद सकता है पैसे भी दे, तो यहाँ पे उन्होंने तजवीज़ ये दी है कि आप कीमत के ऊपर एडवांस टैक्स लें, यानी 1800 सीसी पे जैसे 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं। तो अब इरशाद अंसारी थोड़ी देर में शायद वो लाइव ब्रीफिंग भी आ जाए मेंबर टैक्स पॉलिसी की अभी FBR से, कि वो फाइनेंस बिल पे हो रही है, तो वो सब चीज़ें उसमें क्लियर होंगी कि वो जो 1.5 लाख टैक्स है वो कहाँ पहुँचेगा, और 650 सीसी सबसे छोटी गाड़ी है। तो कीमतों में चूँकि इजाफे
2 साल में इतने ज़्यादा हुए हैं कि 60 लाख वाली गाड़ी 80 लाख पे चली गई है, 20 लाख वाली गाड़ी 35 लाख पे चली गई है। तो इन्होंने कहा है कि अब एडवांस टैक्स जो आज की कीमत है उस पर मुतय्यन होगी, यानी जब जो कीमत तय होगी तो वो भी गाड़ियां सारी महंगी हो जाएंगी। सोलर के ऊपर बड़ा शोर था, तो सोलर पे और सोलर की चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने रियायत दी है, रियायत देने का फैसला किया। तो एक तो वो सोलर पे बचत हो गई। बहुत सारे लोगों को मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, टेलीविजन पे भी देख रहा हूँ। आपसे जी वक्त खत्म हो गया, आप सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।